मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 की है। उसके बाद हर साल के आखिर में आपको 3500 रुपीज मिल रहे हैं फॉर 4 नंबर ऑफ ईयर्स। 4 साल तक आपको 3500 रुपया मिल रहा है। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द पे बैक पीरियड, तरीकाकार उसका क्या होता है जी आपके पे बैक पीरियड निकालने का? आप देखिए, आप कहते हैं यार 1 साल के बाद, इसमें कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है मेरे पैसे कब पूरे हो रहे हैं। पहले साल मेरे 10,000 रुपए गए, 1 साल गुजरा, 1 साल, अब ये देखिए मैंने टाइमलाइन बना ली है, आप चाहें तो टाइमलाइन बना लें, आप इसी तरह टेबल फॉर्म में रहने दें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। यहां 10,000 रुपया था आपका, 1 साल गुजर गया, 6500 रुपीज रह गए जो कि आपने प्रोजेक्ट में लगाए थे और रिकवर होने थे। आप रिकवरेबल अमाउंट की बात करते हैं। ये देखिए 10,000 में से आपने 6500 रह गए जी आपके रिकवरेबल अमाउंट। क्यों? 3500 1 साल के बाद रिकवर हो गई है। फिर 1 साल गुजरा, 3000 रिकवरेबल अमाउंट रह गई। फिर एक और साल गुजरा, 500 रुपीज ओवर आपने बना लिए। आपने बनाने कितने हैं? जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए वो कितने अरसे में वापस होते हैं? दिस इज पे बैक पीरियड। सो बेसिकली दिस मीन्स दैट योर पे बैक पीरियड इज समवेयर बिटवीन ईयर 2 एंड ईयर 3, इजंट इट? कहीं दूसरे साल से ज्यादा पर तीसरे साल से कम। 3 साल पूरे हुए तो आप तो नफे में आ गए, 500 रुपए ज्यादा कमा लिए। 2 साल से ज्यादा बट 3 साल से कम अरसा आपको लगा अपने पैसे पूरे करने में। सो पे बैक पीरियड की जब आप कैलकुलेशन में आते हैं पे बैक पीरियड, तो आप इसको इस तरह करते हैं कि जिस साल में आपके पैसे पूरे हो गए उससे पिछला साल लेते हैं। पैसे कब पूरे हो गए, आप ऊपर कब चले गए? तीसरे साल में, उससे पिछला साल लिया 2 प्लस दूसरे साल के बाद कितने पैसे रहते हैं पूरे होने से? दिस इज 3000। और तीसरे साल में मुझे चाहिए 3000 ताकि मेरे पैसे पूरे हो जाए, और 3000, और मैं तीसरे साल में कमाऊंगा कितने? 3500। चाहिए 3000 whereas I would be earning only 3500. This means it would be around 2.84 years or something like that. ये तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना जी। 2.8 है कि 2.85 जी, सॉरी मैं जुबानी कह रहा था। It is 2.85 years. It takes 2.85 years to get your money back. प्रोजेक्ट ए में, अगर आप प्रोजेक्ट ए में पैसे लगाते हैं 2.86, ओके। अब प्रोजेक्ट बी की तरफ आ जाइए। प्रोजेक्ट बी में देखिए पहले साल में दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम है, प्रोजेक्ट ए की और प्रोजेक्ट बी की इन्वेस्टमेंट सेम है। प्रोजेक्ट ए में भी आप 10,000 लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट बी में भी 10,000 लगा रहे हैं। यहां अगर मैं उसी तरह टाइमलाइन बनाऊं, वही टाइमलाइन बना ली, देखता हूं पैसे किस तरह पूरे हो रहे हैं। 1 साल गुजरा, 9500 रुपीज की रिकवरी रहती है। एक और साल गुजरा, 9000 की रिकवरी रहती है। एक और साल गुजरा, 4400 की रिकवरी रहती है। इससे अगले साल में रिकवरी से ऊपर पैसे बन गए। इसका मतलब यह है कि इसका पे बैक पीरियड क्या है? 3 प्लस हाउ मच? तीसरे साल के बाद मुझे कितना पैसा चाहिए? 4400। जबकि चौथे साल में पैसा कितना कमा रहा हूं? 10,000। दिस मीन्स 3.44 ईयर्स। देखिए प्रोजेक्ट ए कितने अरसे में आपके पैसे पूरे कर रहा है? प्रोजेक्ट ए कितने अरसे में पैसे पूरे कर रहा है? 2.85। प्रोजेक्ट बी कितने अरसे में पैसे पूरे कर रहा है? 3.44 ईयर्स। इफ बोथ प्रोजेक्ट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, what are the mutually exclusive project? The occurrence of one project stops the occurrence of other project. हमारी लाइफ में बहुत सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैंने गाड़ी लेनी है, होंडा लूं कि करोला लूं? नो, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं दोनों गाड़ियां नहीं लूंगा, एक वक्त में एक गाड़ी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सेप्टेंस ऑफ वन वुड एंड अप रिजल्ट इनटू रिजेक्शन ऑफ अदर। या एक की एक्सेप्टेंस दूसरे की रिजेक्शन हो जाएगी, या दूसरे की एक्सेप्टेंस पहले की रिजेक्शन हो जाएगी। सो दिस इज पे बैक, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। अगर ये दोनों ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो आपका क्या ख्याल है जनाब? मुझे कौन सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा? ए। सिंपल। क्यों जी? क्योंकि यू नो एनी इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड वुड बी इंटरेस्टेड इन दी पे बैक पीरियड। कोई भी इन्वेस्टर दुनिया का देखें, वो इस चीज में इंटरेस्टेड होता है कि कितनी जल्दी मेरा पैसा वापस मिलता है। द शॉर्टर द टाइम पीरियड द हैप्पियर आई एम।
जितनी जल्दी मेरा पैसा वापस मिलेगा उतना ज्यादा मैं खुश होऊंगा कि हाँ यार पैसा वापस मिल गया। सो अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, तो डेफिनेटली मैं प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करूंगा और प्रोजेक्ट बी को रिजेक्ट कर दूंगा। सर एग्जैक्टली। सो देखिए बिल्कुल आपने बजा बात की। पे बैक पीरियड कैपिटल बजटिंग, यानी जब आप ये साइंस डेवलप होना शुरू हुई तो पहला तरीकाकार था। ट्रेडिशनली ये सबसे पुराना तरीकाकार है, ट्रेडिशनली सबसे पुराना तरीकाकार है। ये परफेक्ट नहीं है, इसकी बहुत सारी खामियां हैं। एक खामी जो आपने हाईलाइट की, आपने कहा भाई ये मुझे 3.4 साल में पैसे देता है और 2.85 साल में ये देता है, बट उसके बाद जो पैसे मुझे मिलेंगे वो तो तुमने कंसिडर ही नहीं किए। एक्चुअली मैंने नहीं कंसिडर किए, मैंने उसमें बात ही नहीं की। इसका मतलब है पे बैक पीरियड जब टाइम खत्म हो जाता है, पैसे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आने वाले कैश फ्लो को देखता ही नहीं है। ये हैंडीकैप है पे बैक पीरियड का, ये प्रॉब्लम है। इस वजह से हम सिर्फ पे बैक, बट ट्रेडिशनली जो लोग ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आपने आज एकेडमिया चैलेंज करती है पे बैक पीरियड को, यानी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड रखने वाले चैलेंज करते हैं, पर जो प्रोफेशनल्स आज से 40 साल पहले ट्रेन होके आए थे इसमें और प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे और आज वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए नए टूल शायद उन्होंने नहीं सीखे, शायद उनके लिए डिसीजन मेकिंग करना पे बैक पीरियड में आसान होती है। सो आज तक पे बैक पीरियड को देखते जरूर है, बट इट इज नॉर्मली नॉट द ओनली मेजर to make your decision. Yet you might see in many instances that people give it due weightage कि कारोबार से मेरे पैसे कब निकलेंगे, जब उनके अपने पैसे निकल आते हैं वो पुरसकून हो जाते हैं। आप आम छोटे कारोबारी लोगों को भी कारोबार करते देखें, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, राइट, यू वुड सी दे मेजर सच ए थिंग। बट पे बैक पीरियड का प्रॉब्लम क्या है, टाइम पीरियड के बाद आने वाले, जब पैसे पूरे हो जाएं उसके बाद आने वाले कैश फ्लो उसको मेजर ही नहीं करता, देखता ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग किस बात पे करता है कि कौन मेरे पैसे जल्दी वापस करेगा। इसका मतलब यह है कि एक प्रोजेक्ट जो शुरू आपके 2 साल में पैसे वापस कर दे, उसके बाद सिर्फ आपको साल के 10,000 दिया करे, उसके अगेंस्ट दूसरा प्रोजेक्ट जो 3 साल में पैसे वापस करे पर उसके बाद हर साल के बाद 2 करोड़ दे, पे बैक पीरियड क्या कहेगा, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो जिसने 2 साल में, क्यों, उसका हैंडीकैप है पे बैक पीरियड के फॉर्मूले का, पे बैक पीरियड की थिंकिंग का ये हैंडीकैप है। क्या हैंडीकैप है, जब टाइम पीरियड पूरा हो गया, मेरे पैसे पूरे हो गए, उसके बाद वो उसे देख ही नहीं रहा। येट सर, जी सर, जी बिल्कुल आ सकता है जी। 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, पे बैक पीरियड बिल्कुल सेम आ सकता है। उस सूरत में डिसीजन मेकिंग क्या करेंगे, बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं उस सूरत में। सो मैं और टेक्निक्स पे आता हूं स्टेप बाय स्टेप। जब भी कैपिटल बजटिंग होती है वो कैपिटल बजटिंग PC1 के नाम से हो। देखें, जब सरकार में आप लोग जो काम करते हैं उन्होंने PC1 देखे होंगे, PC1 फॉर्म देखे होंगे, PC2 डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, ऐसा है ना जी, प्लानिंग कमीशन 1, प्लानिंग कमीशन 2। उसके अंदर भी बेसिकली अगर आप डॉक्यूमेंटेशन डिटेल में देखें तो उसके अंदर भी कैपिटल बजटिंग हुई होती है। इन्हीं पे बैक पीरियड वो भी निकालते हैं। आप इसको छोड़िए, आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को देख लीजिए, आप पाकिस्तान में काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज को देख लीजिए, जब वो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बनाते हैं तो वो भी पे बैक पीरियड निकालते हैं। बट पे बैक पीरियड इज नॉट द ओनली वे, पे बैक पीरियड वाहिद रास्ता नहीं है, वो उसके अलावा 4 और मेथड्स को भी यूज करते हैं। इवन आपके PC1 में भी सिर्फ पे बैक पीरियड नहीं होता, उसके अलावा भी 2-3 मेथड यूज होते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू की एक और फॉर्म यूज होती है, IRR या इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसकी वो बात करते हैं। सो एक तरीका कहीं भी यूज नहीं होता। स्टैंडर्ड क्या है, 2-3-4 तरीकों से प्रोजेक्ट को एवेलुएट करके आपने अपने डिसीजन मेकर्स के सामने रख दिया। PC1 जब बन जाता है तो उसके बाद कहीं अप्रूवल के लिए जाता है, ऐसे ही है ना जी। अल्टीमेटली करता करता वो कैबिनेट कमेटी के सामने पहुंचता है उसके साइज के हिसाब से, और वो उसे रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर लेती है, ऐसे ही है। सो होता क्या है, डिसीजन मेकर्स ने फैसला करने, मैनेजर्स ने, काम करने वालों ने प्रपोजल में लिख के भेजना है कि हाँ जी ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है, उसके लिए सपोर्ट करनी है और मुख्तलिफ तरीकों से एवेलुएट करना है। सो पे बैक पीरियड इज वन ऑफ द मेथड, इट इज नॉट द ओनली मेथड। बेशक प्राइवेट एंटिटीज हो, बेशक पब्लिक एंटिटीज हो, वो पे बैक पीरियड को भी यूज करती हैं, इसको ही यूज नहीं करती। इट इज नॉट द ओनली मेथड, इसको भी यूज किया जाता है। सो इसके हैंडीकैप है। सबसे बड़ा हैंडीकैप तो अभी मैंने डिस्कस ही नहीं किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है। यहां तो आपने सिंपली ये देखा है मेरे पैसे कितने अरसे में पूरे हुए, पर क्या ये देखा है कि मैंने जो 10,000 लगाया था उसकी वैल्यू जो 2 साल में 10,000 मिला उससे मुख्तलिफ है।
आपने कंसिडर ही नहीं किया। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका नंबर 1 ये है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देता है। नंबर 2 इसका प्रॉब्लम क्या है कि जनाब टाइम पीरियड के जब मेरा पैसा पूरा हो जाए उसके बाद आने वाले कैश फ्लोज को कंसिडर ही नहीं करता, नहीं करता। अब देखिए, ये जिस जमाने के हिसाब में सबसे पहले बनाया गया, उस जमाने में लोगों के लिए पहली कंसिडरेशन, आज भी आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखें तो उनकी कंसिडरेशन ये होती है, लोगों की कंसिडरेशन के मुताबिक टूल्स बनाए जाते हैं। लोगों की कंसिडरेशन होती है बताओ मेरा पैसा कितने अरसे में पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी बात बजाय क्यों नहीं करता, उस क्यों का जवाब देने के लिए फिर और मेथड बनाया गया। पे बैक पीरियड का तो हैंडीकैप आ गया। उस क्यों को आंसर करने के लिए कि ऐसे भी प्रोजेक्ट्स लाओ जो जब एक दफा पैसे पूरे हो जाए उसके बाद जो नफा आ रहा है उसको भी तो अकाउंट फॉर करें। उसके लिए आगे चलते हैं तो और मेथड्स नजर आ जाएंगे जो तमाम कैश फ्लोज को हमारे साथ लेकर चलते हैं। ओके जी, सो पे बैक पीरियड की हमने बातें कर ली, उनके कैश फ्लोज की बातें कर ली। आगे चलते हैं पे बैक पीरियड से, इनकी प्रॉब्लम्स को छोड़िए, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है। ओके ओके, मैं दोनों शॉर्टकमिंग्स डिस्कस कर ली। अच्छा, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रॉब्लम खत्म करने के लिए लोगों ने, बल्कि एक मेथड मैंने यहां डिस्कस नहीं किया, पर चूंकि आप लोग उसका क्वेश्चन कर रहे थे तो इसी को लेकर चलता हूं और एक और तरीके से डिस्कस कर लेता हूं। उसे मैं कहता हूं जी, उसे यह कहा जाता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड की खामी को खत्म करने के लिए, एक खामी को खत्म कर सके, एक खामी को खत्म ही नहीं कर सके। जब पे बैक पीरियड पे क्रिटिसिज्म शुरू हुआ तो पहला क्रिटिसिज्म यह आया कि इसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया, और दूसरा क्रिटिसिज्म क्या आया कि जब पैसे पूरे हो गए उसके बाद वाले कैश फ्लोज को इसने कंसिडर नहीं किया। पैसे पूरे होने के बाद भी तो कैश फ्लोज मिले, इसको कैसे अकाउंट फॉर किया जाए। लोगों ने जो सोल्यूशन पेश किया उसमें एक चीज का हल कर लिया गया, और वो कौन सी चीज थी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हल करने के लिए क्या निकाला गया? उन्होंने कहा यार अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपकी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? ये वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसे आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। यानी WACC is the cost of capital of the company, and when company launches new project, this is the single discount rate which they use, because capital is the combination of three sources of financing, aren't they? Preferred भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकती है। इक्विटी को मैं कुछ और दे रहा हूं, प्रेफर्ड वालों को कुछ और दे रहा हूं, और डेट वालों से को कुछ और दे रहा हूं, और प्रोजेक्ट में तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा है। सो देखिए, प्रोजेक्ट तो लमसम जा रहा है ना, तो प्रोजेक्ट के लिए मुझे जो डिस्काउंट रेट है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो एक सिंगल चाहिए होता है। वो सिंगल कौन सा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज करता है? वही जो आप WACC निकाल रहे थे। WACC को प्रोजेक्ट्स को डिस्काउंट करने के लिए या प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को इवैल्यूएट करने के लिए, या वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के तौर पर यूज करने के लिए जो हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट से चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट से चाहिए होता है, उसके लिए यूज करते हैं। सो मैं ये अज्यूम करता हूं कि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जी 10%। पहला सिनेरियो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10,000, प्रोजेक्ट ए है जी, टाइम पीरियड 0, 1, 2, 3, 4। देखिए कैश फ्लोज मुझे क्या बताए गए थे? एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड 0 10,000 का कैश आउटफ्लो है। एट द एंड ऑफ ईयर 1 3,500 का कैश इनफ्लो है, फिर 3,500 का कैश इनफ्लो है, फिर 3,500 का कैश इनफ्लो है, फिर 3,500 का कैश इनफ्लो है। यहां मुझे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अब मालूम करना है। एक डिस्काउंट रेट दे दिया गया। मैं क्या करता हूं जी, हर पैसे की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं। जो पैसा मुझे फ्यूचर में मिल रहा है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, PV0 = FVN डिवाइडेड बाय 1 + I होल रेज़्ड टू पावर n। ये टाइम पीरियड 0 पे मिल रहा है। अगर प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में भी डालूंगा तो क्या आएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 होल रेज़्ड टू पावर 0, 10,000। डिस्काउंटेड कैश फ्लो पहले निकाल लेंगे। डिस्काउंट किस पे करेंगे? डिस्काउंट करेंगे आप अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के मुताबिक। दूसरा 3,500 डिवाइडेड बाय 1.1। तीसरा 3,500 डिवाइडेड बाय 1.1 होल स्क्वायर, 3,500 डिवाइडेड बाय 1.1 होल क्यूब, 3,500 डिवाइडेड बाय 1.1 होल रेज़्ड टू पावर 4। इन सब की वैल्यूज निकाल लेंगे जी, हमें पता चलता जाएगा कि क्या क्या अमाउंट आ रही है। 3,500 डिवाइडेड बाय 1.1, 3,181। मैं राउंड कर रहा हूं जी इस वक्त। जी ये नेगेटिव है, इसीलिए मैंने पैरेंथेसिस उसी तरह रहने दिए।
मैंने सिर्फ इसे समझाने के लिए टाइम जीरो पे भी निकाल रहे हैं बेशक, तो क्या हुआ, यानी उस पैसे की टाइम वैल्यू निकाल रहे हैं जो नेगेटिव कैश आउटफ्लो है। एक साल बाद वाले नेगेटिव कैश आउटफ्लो की कहीं ये भी आ जाएगा कि 2 साल 3 साल के बाद नेगेटिव कैश आउटफ्लो होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी तो कम हो जाएगी ना, नेगेटिव होगी बेशक पर कम हो जाएगी। आज मुझसे आप 1 लाख मांगे और 2 साल बाद मैं 1 लाख दूं, उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू में फर्क है। जो ये कौन सा है सर, डिवाइडेड बाय 1.1 फॉर्मूला कहता है जी पीवी नॉट इज इक्वल टू एफवीएन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल रेज़्ड टू द पावर एन, वेयर आई इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड इज द नंबर ऑफ टाइम पीरियड फॉर व्हिच यू आर बीइंग डिस्काउंटिंग द प्रोडक्ट और द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। आप देखिए यहां मुझे 0 टाइम पीरियड के बाद, यानी आज 10,000 मिला है, आज के 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू 10,000 ही होती है, मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, मैंने लगा लिया। मैंने कहा कोई कंफ्यूज ना हो, फॉर्मूला भी तो लगा रहे हो तमाम चीजों पे। 1 साल बाद 3500 मुझे आ रहा है, 3500 को डिस्काउंट करके आज की उसकी वैल्यू देखनी है। आज की वैल्यू उसकी क्या होगी जी, प्रेजेंट वैल्यू एफवीएन, यानी 1 साल के बाद क्या मिल रहा है 3500, 1 साल के लिए डिस्काउंट करूंगा 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है 1.1 होल रेज़्ड टू पावर 1, राइट जी। इसी तरह 1.1 रेज़्ड टू द पावर 2, 1.1 रेज़्ड टू द पावर 3 एंड सो फोर्थ। So 2, 8, 93, 26, 30 and finally 2391। मैंने राउंडिंग की है जी, राउंडिंग की है, यहां तक कोई एतराज नहीं जी। मैंने क्या किया, मुझे डिस्काउंट रेट मिल गया, मैंने उस पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मालूम कर लिया। अब पे बैक पीरियड का बाकी तरीका वही निकालूंगा। मैंने क्या किया, हर कैश आउटफ्लो और इनफ्लो को आज की टर्म में देख लिया। अगर आउटफ्लो को भी आज की टर्म में देख रहा हूं तो इनफ्लो को भी आज के डॉलर टर्म्स में ले आऊं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, इनफ्लो की आज की डॉलर टर्म्स में ले आऊं। अब क्या करूंगा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, चाहूं तो उसी तरह जिस तरह टाइमलाइंस बनाई है, चाहूं तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लूं उसी तरह जिस तरह टाइमलाइंस बनाई है, उसी तरह ये सारी बात चलेगी। 10,000 नेगेटिव, 1 साल गुजर गया, 1 साल बाद 10,000 में से आपको 3182 रिकवर हो गया। इसका मतलब है क्यूमुलेटिव आपको कितना चाहिए जी, 6818। इसके बाद 2893 रिकवर हो गया, इसका मतलब है 3925 फर्दर चाहिए। फिर 2630 रिकवर हो गया, आपको 1295 चाहिए। और फाइनली आप इस साल जाके पॉजिटिव होंगे 1096। इसका मतलब है अगर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की बात करूंगा, इस प्रोजेक्ट के डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की बात करूंगा तो ये कहां डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आएगा जी। देखिए पैसे पूरे कहां हो रहे हैं, पूरे होकर नफे में कब जा रहा हूं यहां जी, यहां ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस कैसे आ रहे हैं। देखिए यहां तक टोटल पैसा मेरा कितना इन्वेस्टेड था 10,000, 1 साल गुजर गया, कितना रिकवर हो गया 3182। तो बाकी कितने बचे जो अभी भी रिकवरेबल है, फिर कितने बचे 2893 इस साल रिकवर हुआ, कितने बचे 3924 25, फिर 2630 रिकवर कर गया, कितने बचे 129। मैं ये टाइम देख रहा हूं कि कितना रिकवर होने के बाद मुझे बचेगा, दैट इज पे बैक पीरियड। सिंपली सिर्फ फर्क क्या है, मैंने डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली, मैंने कैश फ्लोस को डिस्काउंट कर लिया उनके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। दिस इज द ओनली डिफरेंस। पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में टेक्निक का डिफरेंस नहीं है, सवाए इसके कि एक में कैश फ्लो उसी तरह अपनी फेस वैल्यू पे आ जाते हैं और दूसरे में कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं। अब इसका पे बैक पीरियड ज्यादा हो गया क्योंकि सर अब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहे हैं। पहले आप कहते थे ये अमाउंट देखे, इस चीज को आप समझते थे 3500 है, अब आप उसे कह रहे हैं ये तो 35 नहीं है, ये आज के मुताबिक 2893 है। आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया, इसका मतलब ये है कि जो 1 साल बाद लाख रुपया मिलना था मैं उसे लाख रुपया कंसिडर नहीं कर रहा। मुझे जो पैसे वापस करने आए हैं वो कहता है सर मुझसे आपने उधार लिया, कहते हैं जी 1 लाख रुपया दे दे, मैंने दे दिया। 1 साल बाद आपने 1 लाख वापस किया, मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हो आप, ये 1 लाख तो नहीं है, तो 90,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जो रिटर्न में ले रहा हूं उसको डिस्काउंट कर लिया। सर यहां से कोई हैंड रेज हुआ था सर।
अगर आप बढ़ा देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती चली जाएगी, पे बैक पीरियड बढ़ता चला जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब बढ़ता चला जाता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता जाता है, तो उतना देर से आपका पे बैक पीरियड होता है। इसी वजह से आप कहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री की रिकवरी का रेट स्लो हो जाएगा। पैसा इन्वेस्टर, आप समझ रहे हैं इकोनॉमी में ये बात हो रही होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो जब इंटरेस्ट रेट एक बिल्कुल सिंपल सी, सिर्फ इसके, और तो बहुत सारी तरह से हम ये बात कर सकते हैं, पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो मेरे रिकवरी का रेट है वो स्लो हो जाता है। सो मोस्ट प्रोबेबली पे बैक पीरियड नेगेटिव में, मतलब वो पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट की लाइफ से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहेगा। अगर आप इंक्रीज कर देंगे, सो अगर आप देखिए एक सिंपल सी बात करता हूं सर, हाँ जी, 6-7 ईयर्स हो जाएगा, 6 ईयर्स हो जाएगा, बल्कि पे बैक पीरियड कैलकुलेट ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर ये 4 साल तक ही 3500 रहेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली 4 साल के बाद तो पैसा आ ही नहीं रहा। पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करूंगा, रिकवरी कभी होगी नहीं। सर ये प्रोजेक्ट की लाइफ ही 4 साल है। 4 साल बाद प्रोजेक्ट में फारिग हो जाना है, उसने 4 साल मुझे 35 देने। अगर आप गौर फरमाइए, आप अपने दाएं बाएं कंपनी, किसी भी कॉर्पोरेशन को देखें, कॉर्पोरेशन को हम कहते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी को कहते हैं, इसकी अनलिमिटेड लाइफ है, कहते हैं ना। पर जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉर्पोरेशन जो होती है वो खुद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होती है, और उस हर एक प्रोजेक्ट की लाइफ होती है लिमिटेड। आप यू नेम अ कंपनी एंड आई वुड प्रूव दैट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव गॉट लिमिटेड लाइफ। नेम इट, इट इज टेलीनॉर। टेलीनॉर फर्स्ट जनरेशन के लाइसेंस के साथ आया था, उस लाइसेंस की लिमिटेड लाइफ थी, उन टावर्स की लिमिटेड लाइफ थी। 2G का लाइसेंस है, लिमिटेड लाइफ है। 4G का लाइसेंस है, लिमिटेड लाइफ है। लाइसेंस के ऊपर है, लिमिटेड लाइफ है। भाई कौन सी चीज ऐसी है जिसकी अनलिमिटेड लाइफ है? सो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप तेल का कुआं निकालने का प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसकी भी लिमिटेड लाइफ है, उसमें भी कुछ कैश आउटफ्लो है, कुछ कैश इनफ्लो है। आप ट्रक लेते हैं, आप गाड़ी लेते हैं, आप पंखा लेते हैं, आप बिल्डिंग बनाते हैं, ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लिमिटेड लाइफ है। अनलिमिटेड लाइफ तो इनमें से कोई नहीं। हां, कंपनी खुद अनलिमिटेड लाइफ रखती है। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्ट शुरू करती है, वो खत्म नहीं हुआ होता, दूसरे प्रोजेक्ट पे आ जाती है, तीसरा प्रोजेक्ट, 6 प्रोजेक्ट इकट्ठे चला रही होती है और चलाती चली जाती है। सो कंपनी की अनलिमिटेड लाइफ है, प्रोजेक्ट्स की अनलिमिटेड नहीं होती। उनकी लिमिटेड लाइफ होती है, उतने ही टाइम पीरियड में पैसे देते हैं। सर प्रेजेंट वैल्यू, उस देखें ट्रू सेंस में, जब मैंने 10,000 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और 1 साल बाद उसने मुझे 3500 रुपए दिया, क्या ये 3500 रुपए जिस जमाने में 1 साल पहले मैंने 10,000 रिटर्न इन्वेस्ट किया, क्या ये 3500 उस जमाने के 3500 के बराबर है? ट्रू सेंस में बताइए, नहीं है ना। और मैं ये समझ रहा हूं कि मेरा 3500 रिकवर हो गया। मैंने पहले हाथ में जब कहा था तो 3500 वो रिकवर कर लिया था, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? सर मैंने तो समझा था कि मेरा पैसा रिकवर हो गया। मैंने कहा था कि मेरे पैसे रिकवर हो गए, बाकी 6500 रह गए। क्या ये ट्रू बात थी ट्रू सेंस में? मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया था। आप 10,000 पहले वाले 1 साल पहले वाले 10,000 में से आज के 3500 को नहीं निकाल सकते। यू कैन नॉट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स। वन वाज ऑरेंज, द अदर इज एप्पल, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? सर प्लीज कोई यहां से है। सर सर क्योंकि आपने प्रॉफिट रिटर्न है, पेबल पीरियड इन्वेस्टमेंट में रिटर्न, ये आपने उसको लिख दिया। सर इसका मतलब है ये तो लॉस है ना। तो ठीक है ना, तो हम यही तो एवेलुएट कर रहे हैं ना, आने देना। लॉस में तो क्या हुआ, मैं पता तो चल गया ना पे बैक पीरियड क्या है। देखिए ये बड़ी सिंपल एग्जांपल्स दी गई हैं। प्रैक्टिकली आप अपने दाएं बाएं कंपनीज को देखेंगे, आप उनके, अगर आपको एक्सेस हो उनके फाइनेंशियल आर्काइव्स तक, तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप वॉल्स की बात, वॉल्स एक प्रोजेक्ट है ना, किसका प्रोजेक्ट है वॉल्स? यूनिलीवर का। यूनिलीवर का एक प्रोजेक्ट है वॉल्स। वॉल्स ने भी अपना पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया था। हबीब ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है, टोयोटा इंडस मोटर्स, एक प्रोजेक्ट ही है ना जी, उन्होंने भी अपना पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया था। होंडा एटलस कार्स का एक प्रोजेक्ट है, एटलस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है होंडा एटलस कार्स, उन्होंने भी पे बैक पीरियड। जो बिजनेस एफिशिएंट होते हैं उनके पे बैक पीरियड कम होते हैं। वैसे इन तीनों बिजनेसेस में सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा? वॉल्स, योदी भाई। सो वॉल्स का पे बैक पीरियड सबसे कम था इन तीनों बिजनेसेस में। कितना होगा तुम्हें मैंने बताया, कितना होगा? गिव इट अ लॉन्ग शॉट।
पे बैक पीरियड वॉल्स का जो पेड अप कैपिटल था 786 मिलियन में था जब लॉन्च हुई थी 1993 में 93 में लॉन्च हुई थी ना, 94 में लॉन्च हुई थी जी, ईद के दिन थे और उस जमाने में लॉन्च 93 में लॉन्च की गई होगी। 786 मिलियन इसका पेड अप कैपिटल था। उसी जमाने में टोयोटा इंडस मोटर्स लॉन्च हुई थी, उसका भी 786 मिलियन पेड अप कैपिटल था। पिक्यूलियर अमाउंट है, 786 को कुछ लोग बिस्मिल्लाह से वो करते हैं, तो इस वजह से पिक्यूलियर अमाउंट है, मुझे याद रही हुई है। 786 मिलियन इनका भी पेड अप कैपिटल था, 786 मिलियन ही पेड अप कैपिटल था वॉल्स का। कितने साल लगे होंगे वॉल्स को और कितने साल लगे होंगे? साल ज्यादा कह रहे हैं, कुछ 9 साढ़े 9 महीने, 9 से 10 महीने के दरमियान वॉल्स का पे बैक पीरियड था। टोयोटा इंडस मोटर्स को 4 साल से ऊपर लगे अपने पैसे रिकवर, 4 से 5 साल के दरमियान। सो जितना एफिशिएंट होगा मैनेजर, जितना एफिशिएंट होगा प्रैक्टिकली उतनी जल्दी आपके पैसे रिकवर करेगा। जितनी एफिशिएंसी होगी, प्रोजेक्ट जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी रिकवरी होगी। कागज पे बैठ के देखना आसान है, कागज पे बैठ के देख के करना आसान है। जिस तरह घर बनाते हुए आप नक्शे में दरवाजा गलत जगह लगा दें, नक्शे में ठीक हो जाएगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपने एक दफा बना दिया तो फिर तोड़ के दूसरी साइड पे लेकर जाना पड़ेगा। दिस ऑल इज प्लानिंग ऑन द पेपर वेयर यू डू नॉट इनकर सो मच कॉस्ट, राइट सर? मिलेगी। हम प्रिडिक्ट किस तरह करते हैं? मैं अपने करंट, देखिए जो मेरी करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल चल रही है वो मार्केट बेस्ड चल रही है। अगर आपको याद हो मैंने 14th क्वेश्चन कराया था लास्ट एक्सरसाइज का, 14th के 15th था, जिसमें हमने मार्केट बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की थी। ऐसा ही है, इसी तरह हमने मार्केट बेस्ड हमेशा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाला है। YTM क्या था? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दी बॉन्ड, यही था YTM। yield to maturity, held purchased at current market price and held till maturity। हम जिस वक्त प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे होते हैं उस वक्त जो मार्केट रेट के मुताबिक हमारा वैक होता है वो लेते हैं, और हम ये अज्यूम करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए तो फिक्स हो गया ना। मैंने एक दफा आपसे कमिटमेंट करा ली, इतने % पे दोगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सकूक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू कर दिया 6% पे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया ये 8% पे इशू कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया हम 8% देंगे, प्रॉमिस कर लिया, उसके ऊपर 8% लिखा हुआ है, कूपन रेट 8% है। अब मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% हो जाए या 2% हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो 8% प्रॉमिस किया हुआ था। दैट्स इट, अनटिल अनलेस आप अपने रेट्स को वेरिएबल ना रखें। सो नॉर्मली कंपनीज वेरिएबल नहीं रखती, वो फिक्स कर लेती हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सर दूसरा आप क्या कह रहे थे? मैंने कैश फ्लोज कैसे प्रिडिक्ट की? हाँ, वो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मैं ज्यादा आसानी से बता सकूंगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देता हूं। हम क्या करते हैं, हम इसे कहते हैं परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, परफॉर्मा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हम सेल्स प्रिडिक्ट करते हैं, हम कॉस्ट प्रिडिक्ट करते हैं, एक एक कॉस्ट प्रिडिक्ट करते हैं, हम उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं, एक एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रिडिक्ट करते हैं, हम ऑपरेटिंग इनकम देखते हैं, इंटरेस्ट प्रिडिक्ट करते हैं, एक्सपेंसेस टैक्स एक्सपेंस प्रिडिक्ट करते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालते हैं, उसके बाद कैश फ्लोज निकालते हैं। अर्निंग और कैश फ्लोज मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है जी। कैश फ्लोज निकालते हैं, वो तमाम निकालने के बाद हम ये इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं कि ये 3000 कैसे आए, ठीक है। और जरूरी नहीं जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वही हो। हम सोच रहे थे टैक्स इतना लगेगा, गवर्नमेंट ने टैक्स रिलैक्स कर दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा इंपोज कर दिया। जब टेलीनॉर पाकिस्तान में आया था तो वो सोचता था कि मैं टावर लगाऊंगा अपने, गवर्नमेंट ने नई टेलीकॉम पॉलिसी दी, उसने कहा टावर लगाने की जरूरत नहीं, शेयरिंग कर लो। सो जिस चीज को हम समझते थे प्रॉफिटेबल नहीं होगी वो प्रॉफिटेबल होगी। बट आपकी जब आप कैपिटल बजटिंग करते हैं तो आपकी प्रिडिक्शन इतनी अच्छी होनी चाहिए। सो यू हैव टू सी सोशियो पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, जियोपॉलिटिकल तमाम इफेक्ट आपके क्या आएंगे। आप कहते हैं जी यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मल्टीनेशनल सबसे ज्यादा पैसे लगाती हैं, क्यों लगाती हैं? पॉलिसी चेंज। और जब पॉलिसी चेंज करती हैं तो उसको प्रिडिक्ट करती हैं, कैश फ्लोज में वो पॉलिसी चेंज नजर आता है। अभी पॉलिसी चेंज आया नहीं, देखिए प्रेजेंट वैल्यू पॉलिसी चेंज की आना शुरू हो गई है। आपकी जितनी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं यूएस की वो तेज हो गई, स्टॉक एक्सचेंज तेज हो गई। जब स्टॉक एक्सचेंज में पैसा आता है गोल्ड की मार्केट नीचे जाती है। मैंने पहले आपको रूल बताया था, गोल्ड सस्ता हो रहा है, स्टॉक्स तेज हो रहे हैं। ऐसा है कि नहीं सर? आप इंटरनेशनल मार्केट्स देख लें, वो क्यों तेज हो रहे हैं स्टॉक्स? इन एंटीसिपेशन ऑफ अ फ्यूचर इवेंट दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। That event has not happened. People has assumed this would happen. उसकी डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कहा अच्छा इनकी कंपनी को पहले 2 रुपए बचते थे अब 2.5 रुपए बचेंगे, इस हिसाब से ये कंपनी महंगी होगी। That's it. वो कौन सी वैल्यू है? सिर्फ एक चीज,
ट्रंप ने वादा किया था बिजनेसेस पे से कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करूंगा, उस एंटीसिपेशन में कि वो कभी अगले साल में कम होने हैं, अगले साल बाद जाके 1 बिलियन का फायदा होगा। उन्होंने उस 1 बिलियन के पैसे की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, उसको आज ही स्टॉक्स में उसकी वैल्यू में, कंपनी की वैल्यू में ऐड होगी, कंपनी स्काई रॉकेट होगी। ठीक है जी। सो लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं और इसी वजह से स्टॉक्स की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो रही होती है। जब वो फ्यूचर को पॉजिटिव देखते हैं, वो पॉजिटिव कैश फ्लोज ऐड करते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और जब वो फ्यूचर में नेगेटिव देखते हैं, वो नेगेटिव वैल्यू ऐड कर देते हैं और वैल्यू घट जाती है। ठीक है जी। आर वी गुड? सो ये बड़ी प्रिसाइज साइंस है। इट इज नॉट just whims of certain managers. It is a precise science. People predict financial statements और उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। आपसे फॉर एग्जांपल मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी के साथ काम करता रहा हूं। ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनिशिएटिव था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर वो कर रहे थे, एडवाइजर फाइनेंस था मैं। तो वहां हम क्या करते रहे कुछ अर्सा के सड़क का प्रोजेक्ट बन रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसमें इतना पैसा जा रहा है, टोल लगा के क्या क्या पैसा आ सकता है उससे। आज चाइना जो पैसे दे रहा है आपको सीपैक के, सारे उसी मॉडल पे चल रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। कैश फ्लोज की प्रोजेक्शंस हो रही हैं, उन कैश फ्लोज की बेस पे बैंक्स लोन दे रहे हैं। कोई गवर्नमेंट ऑफ चाइना पैसे नहीं दे रही सर, गवर्नमेंट ऑफ चाइना गारंटीज दे रही है बैंक्स में। कैश फ्लो प्रोजेक्शंस हो रही हैं, उन प्रोजेक्शंस के पीछे कुछ गारंटीज इन्वॉल्व हैं। गारंटीज के इन्वॉल्व है, उन्हें यकीन है यार 50,000 गाड़ी इससे गुजरेगी, उससे 10 रुपए टोल के हिसाब से 5 लाख तो बनाऊंगा। प्लस अगर 50,000 गाड़ी ना आई, इसको वायबल बनाने के लिए सड़क को 70,000 गाड़ी चाहिए। हम तो प्रिडिक्ट करें 50,000 आएगी। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं यार गारंटी दे दो, या गवर्नमेंट ऑफ चाइना को कहते हैं प्राइवेट पार्टी गारंटी दे दो, 20,000 गाड़ी अगर कम आई तो तुम पैसे दे दोगे। दैट्स इट। गवर्नमेंट कोई पैसे नहीं दे रही, सवाए इसके कि वो कुछ प्रॉमिसेस कर रही है, और सवाए इसके कि वो बीच में से उन प्रॉमिसेस, उन प्रोजेक्शंस के हिसाब से आपकी वायबिलिटी बनाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग कर रही है। दैट्स इट। तो इट इज अ प्योर साइंस अपॉन द बेसिस ऑफ विच पीपल डू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। बड़े बड़े बैंक्स इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउस इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है जी। सो बिल्कुल ये टिपिकल फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का मॉडल है, राइट। ओके जी। अब मैं उसकी मॉडलिंग पे नहीं जाऊंगा, ऑब्वियसली आपके काम से बियॉन्ड हो जाएगा, पर मैं बेसिक प्रोजेक्शंस करते हुए आपकी इनकम कितनी हो तो आप क्या कैश फ्लो आ जाते हैं, बेसिक बातें जरूर कर लूंगा आपके साथ। सर पार्टली यस, कुछ जगहों पे तो है और कुछ ट्रैक्स पे वो जरूरी नहीं। देखिए हमारे बैंक के पास तो इतना पैसा ही नहीं। अब मैग्जिम्स कौन सा बैंक है जी चाइना का, मैग्जिम्स है जिसने लाहौर में ऑरेंज ट्रेन के लिए पैसा दिया है। सो मेरा और आपका पैसा नहीं, एक्सक्यूज मी सर, वो पब्लिक ऑफ चाइना का पैसा है, समबडीज एल्स मनी। बैंक ने लोन दिया है और वो प्रोजेक्ट से रिकवर होना है। अगर वो प्रोजेक्ट के पैसों से रिकवर नहीं होगा तो ये याद रखिए इन्वेस्टर को कुछ पैसा चाहिए। इन्वेस्टर प्रोजेक्शंस कर रहा है, जब उसे नजर आएगा कि पैसा इस तरह रिकवर नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल एनएचए ने मोटरवे बनाई, उसमें इन्वॉल्व थी आपकी डाइवर इन्वॉल्व थी। अब अगर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं थी, ये बीओटी थी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ऐसे ही है ना जी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर थी, आखिर में ट्रांसफर करके हाथ झाड़ के। अगर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती तो उन्हें क्या देखना होता, वो प्रिडिक्शंस करते पहले। देखिए ये सब कुछ काम पहले होता, प्रोजेक्ट पे कमिट करने से पहले वो प्रोडिक्शंस करते, इस पे पैसे कितने लगेंगे, चले ये तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है पता चल जाएगा, इस पे ट्रैफिक कितनी आएगी, ट्रैफिक काउंट क्या होगा, उसमें से कितनी छोटी गाड़ी होगी कितनी बड़ी होगी, किस गाड़ी से कितना टोल लेना चाहिए, कितना टोल वायबल है। पहली प्रोजेक्शन भी गलत थी, पहली दफा में इन्होंने 250 रुपया टोल रखा था, आई डोंट नो, आई जस्ट कांट रिमेंबर इट राइट नाउ, और साथ ही लोगों ने जाना बंद कर दिया था। जब तक मुफ्त था, रश लगा हुआ था, जिस 3 दिनों के बाद इन्होंने 250 रुपया टोल के लो। सो प्रोजेक्शंस करनी पड़ती हैं, यू नो, इतनी प्रोजेक्शंस के मुताबिक इतने पैसे पे इतने लोग आएंगे। अब यहां भी अभी जहां सीपेक वाली जहां चाइनीज फॉर्म लगा रही है वो प्रोजेक्शंस कर रही होंगी। नॉर्मली मोटर बेस पे उन प्रोजेक्शन से पैसे, ये मैं स्टैंडर्ड दुनिया का बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में 2-4 मॉडल कामयाब हुए हैं इसके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोटर बेस के सड़कों के, और हार्डली पुलों पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कामयाब हो जाती है, लंबी मोटर बेस पे या सड़कों पे नहीं होती क्योंकि उस पर पैसा बहुत ज्यादा लगता है। तो उस पर तो वो दूसरा काम करेंगे ना, वो क्या कहेंगे, इसके साथ ये 200 कनाल जगह में 2,00,000 कनाल जगह में दे देना, इधर कॉलोनी बनाएंगे, उस कॉलोनी को एक्सेस हम देंगे, उस कॉलोनी से जो पैसे आएंगे हम बनाएंगे। सो डेवलपमेंट
इसके साथ बे एरियाज जो है हम देंगे, इसके साथ जो इंडस्ट्रियल एरियाज लगेंगे वो हम बना के बेचेंगे। नहीं, वो अंडरराइटर इज समथिंग एल्स। अंडरराइटर भी तब अंडरराइटिंग करेगा जब उसे नजर आएगा कि कंपनी वायबल है। वायबल नहीं होगी तो कोई अंडरराइटर नहीं आएगा। इसीलिए तो एससीसीपी ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंडरराइटर का रोल इंट्रोड्यूस कराया। वो कहती है मैं कैसे देखूंगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोगों के इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने, वो खुद इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो खुद नहीं देख सकती। वो कहती है अच्छा गारंटी दो, कोई अंडरराइटर ले आओ। अंडरराइटर गारंटी कब देने आता है, जब उसे श्योर हो। वो सिर्फ उस सौदे में, बैंक्स का टिपिकल है, वो सिर्फ उस सौदे में हाथ डालते हैं जिसमें नुकसान ना हो। सो वो सिर्फ उस सूरत में अंडरराइटिंग करेगा अगर उसे कंफर्मिटी हासिल हो जाएगी कि ये कंपनी इतनी कामयाब है कि लोग हाथों हाथ खरीदेंगे, मुझे मेरा पैसा स्टॉक ही नहीं होगा, ये साथ ही बिक जाएगी। नहीं, ये तो सिंपली उन्होंने किसी को किसी प्रोजेक्ट पे लोन दिया गया, किसी वजह से लोन दिया गया। मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं उसने लोन दिया, उस लोन की रिकवरी करेगा तो उसने कुछ ना कुछ कैश फ्लो प्रिडिक्ट किए, उन प्रोजेक्शंस की बेस पे वो रिकवरी करेगा। वो कैश फ्लोज कहां से आएंगे, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रॉमिस करती है दैट्स समथिंग एल्स। नॉर्मली जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं तो गवर्नमेंट्स स्पॉन्सर नहीं करती या प्रॉमिस नहीं करती। नॉर्मली क्या होता है, प्रोजेक्ट के अंदर से कैश फ्लो निकाला जाता है। हाँ, जो कैश फ्लो प्रोजेक्ट के अंदर से ना हो पा रहा हो उसकी कुछ वायबिलिटी को गारंटी करने के लिए गवर्नमेंट कुछ फंडिंग करती है। सर उसके स्टॉक्स उस बेसिस पे लोग बेचना भी शुरू कर सकते हैं। एग्जांपल देते हैं ना, रिकोडेक ऑस्ट्रेलियन किसी कंपनी ने उसमें इन्वेस्ट, ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और नहीं अब चाइना, कनेडियन सॉरी, वो सेंडेक है जो चाइनीज के पास है, कनेडियन कंपनी थी रिकोडेक। सो अगर वो रिकोडेक की उनको मिल रही है चीज, उन्हें नजर आना शुरू हो गया कि ये हिट है, ये पाकिस्तान में इन्होंने ले लिया, उसके स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर रिकोडेक उन्हें नजर आ जाए कि इनको नहीं मिल रही, उसके स्टॉक गिरना शुरू हो जाएंगे। No, आप देखिए कंपनी की ओनरशिप की वैल्यू है वो स्टॉक। मेरी गाड़ी 1 लाख की थी, उसके 1 लाख स्टॉक थे उसके, इसका मतलब है एक स्टॉक कितने का होना चाहिए, 1 रुपए का। मार्केट इतनी समझदार होती है, मार्केट का एनालिस्ट इतना समझदार होता है कि वो टोटल मार्केट वैल्यू कंपनी की देखता है, उसके हिसाब से कहता है इसके एक शेयर की वैल्यू 1 रुपया होनी चाहिए। दैट्स इट। 1 लाख की गाड़ी थी, इसका एक शेयर 1 रुपया का होना चाहिए। अगर मेरी सम और अदर गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई, 2 लाख हो गई, तो एक शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रुपए। वैसी गाड़ियां शॉर्ट हो गई, इसका मतलब है कि गाड़ी 2 लाख की होगी, उसकी ओनरशिप वही 1 लाख लोगों के पास है, इसका मतलब है एक शेयर 2 रुपए का हो गया। वाइज वर्से उस गाड़ी पे गवर्नमेंट बैन लगाने लगी है, गाड़ी की वैल्यू एकदम गिर गई, 50,000 रहेगी, इसका मतलब है एक शेयर 50 पैसे का हो गया। आप एनरॉन के स्कैंडल में लोग कहते हैं ना जी बिलियनर्स से बैठ के एक दिन में, इस वजह से कि एक दिन में कई $100 से, 1 से 2-3 दिन में कई $100 से शेयर की प्राइस गिर के 50 सेंट्स पे रहेगी। तो जिसके पास जो समझता था मैं $1 बिलियन है, वो घट के कहीं से कहीं पहुंच गया, या $1 मिलियन है वो घट के, कंपनी की वैल्यू उसके, और वो भी सारी की सारी है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। वो कंपनी को एज अ प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं, कंपनी को कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स लेके उन सब की जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एनपीवी, उनकी वैल्यूज ऐड करके, अभी एनपीवी का कॉन्सेप्ट देता हूं तो आपको बताऊंगा, उनकी वैल्यूज ऐड करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके तमाम नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पे डिवाइड कर दी जाती है, से कंपनी की वैल्यू निकाल ली जाती है। ये 100 करोड़ की कंपनी है क्योंकि 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट चला रही है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 करोड़ है, उस 100 करोड़ को 100 बंदों पे डिवाइड कर दिया, 1 करोड़ एक शेयर की वैल्यू। सो अगर कंपनी ग्रो कर रही है या उसकी प्रेजेंट वैल्यू ग्रो कर रही है, जरूरी नहीं कि आज आप पैसे बना रहे हैं, फ्यूचर में पैसे बना रहे हैं। अगर आज पैसे बनाने की बात होती तो अमेजॉन का शेयर इतने अरसे तक बिकता ही ना, अमेजॉन ने तो कई साल तक पैसे नहीं बनाए थे। ठीक है सर, एंड देयर आर मेनी सच एग्जांपल, लेट मी फिनिश दैट एंड वी कैन डिस्कस इट इन डिटेल। ओके जी, पे बैक पीरियड की बात होगी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की बात होगी। यहां डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होगा, 3+ 3 साल में पैसे पूरे हो गए सर, 3 साल में पैसे, सॉरी 3 साल में पैसे नहीं पूरे हुए, चौथे साल के एंड में जाके पैसे ज्यादा हो जाते हैं, कहीं 3 के दरमियान जाके कहीं हमारे पैसे पूरे होंगे। इट वुड टेक फ्रॉम 3 to 4 years टू गेट आवर मनी बैक। व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट, आप देखिए 3 साल के बाद भी मेरी कितनी रिकवरी रहती थी, 1295 रहती थी, और चौथे साल मैंने पैसे पूरे कितने कर रहा हूं जी, 2391।
So this would be 3.54. Are we good? It is 3.54. इस पे कोई एतराज तो नहीं है जी? ये तो हो गया जी पे बैक पीरियड। स्टार्ट हो रहा है, मैं आगे चल पड़ा। ओके जी, ये तो पे बैक पीरियड था। पे बैक पीरियड के बाद मैंने दूसरी बात की थी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, पर इसकी दो खामियां बताई। एक, टाइम पीरियड के बाद आने वाले कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करता। दूसरी खामियां आपको बताई कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लोगों ने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में पूरा कर लिया, पर टाइम पीरियड कंप्लीट होने के पैसे कितने अरसे में मिलेंगे, पैसों का रिटर्न आने के बाद आने वाली चीजों को अवेल्युएट नहीं कर पा रहा। उसके लिए लोगों ने कहा कुछ और प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ और एवेल्युएशन के तरीके बनाओ। पहला तरीका एवेल्युएशन का क्या बना जी? नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर किया जा रहा है। बड़ा फेमस है, आपने काम करते हुए एनपीवी की बात सुनी होगी। सो एनपीवी है क्या, उस पर बात करते हैं। व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू सर? अगर यही दो प्रोजेक्ट आप इवैल्यूएट कर रहे हैं सर, दोनों पे सेम डिस्काउंट रेट अप्लाई करें तो आपके डिसीजन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपका टाइम डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, डिसीजन में भी फर्क पड़ सकता है। डिसीजन में भी फर्क पड़ सकता है। किस तरह? किस तरह? जो अगर डिस्काउंट रेट, देखिए अब वो प्रोजेक्ट सामने नजर नहीं आ रहे, पर अगर डिस्काउंट रेट हाई हो तो जिसके कैश फ्लो ज्यादा फ्यूचर में आ रहे हैं, ज्यादा कैश फ्लो फ्यूचर में आ रहे हैं, वो हमेशा डिस्काउंट होकर कम हो जाएंगे। इन एग्जैक्ट प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, कोई दो प्रोजेक्ट कंपेयर करते हुए बात कर रहा हूं। जिसके कैश फ्लोज डिस्टेंट फ्यूचर में होंगे वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, और जिसके करीब के फ्यूचर में होंगे वो प्रॉब्लम में नहीं आएगा अगर डिस्काउंट रेट हाई होते चले जाएंगे। डिस्काउंट रेट जितने हाई होते जाएंगे आपका डिसीजन मेकिंग भी बार दफा चेंज हो जाती है। एनपीवी पे चलते हैं, मैं बाकायदा डिस्काउंट रेट के हिसाब से आपको कुछ कर्व्स बनाए हुए हैं मैंने, वो अभी आपको दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगी। यही बात वहां जाके क्लियर कर लेंगे, पर पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू पे बात करते हैं जी। ये फाइल खुली हुई होगी, नाराज होगी फाइल, अभी तो चल रही है। कैपिटल बजटिंग यहां खुला हुआ था, नहीं तो मेरे पास जेब में भी होगा। देखिए, पे बैक पीरियड के साथ रिस्क की एवेल्युएशन इस तरह नहीं करते। पे बैक पीरियड सिर्फ वो एक टाइम पीरियड बताता है जो कैश फ्लोज बताई गई। अगर रिस्क के मेजर के तौर पे देखते हैं तो वो अभी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, वो IRR है, जो रिस्क के मेजर के तौर पे भी लेते हैं। मैं उसकी तरह आगे बात करता हूं, पहले एनपीवी पे आ जाऊं। जब लोगों ने कहा कि जनाब इशू आए पे बैक पीरियड,